Hello students, I hope you all are fine. I am सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करनी है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज मैं आपको कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आपके इसमें सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर किसी को पीडीएफ या नोट्स नहीं खरीदने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें जो आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट होती है, जो आपकी तुलनात्मक सरकार होती है, और जो आपका तुलनात्मक राजनीति है, उन दोनों के बारे में हम आपको इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना होता है। आपके तुलनात्मक सरकार की जो भी या तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है, जो क्षेत्र है, या उसका किसी भी प्रकार से जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, उसका कार्य है, या उसकी जो प्रकृति है, या किसी भी तरीके से उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सभी के बारे में हम आपके इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। तो इसका हम आपका सबसे पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, साथ ही तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र को परीक्षण कीजिए। तो जो आपका तुलनात्मक राजनीति है उसकी हमें प्रकृति बतानी है कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है और उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कि उसका क्षेत्र क्या होता है। तो उस सभी के बारे में हम आपके आंसर नंबर 1 में लिखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपकी तुलनात्मक राजनीति होती है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एक प्रकार की शाखा या एक प्रकार का आप अध्ययन कह सकते हो, जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारा संपूर्ण विश्व है उसमें आपके जो राजनीतिक व्यवस्था है उनका अध्ययन और उनका विश्लेषण हमें तुलनात्मक राजनीति में होता है। तो जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है वो राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह दुनिया भर में मौजूद विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को अध्ययन और विश्लेषण करती है। और जो आपके ये तुलनात्मक राजनीति है इसमें हम आपको कोई भी राजनीतिक संस्थाएं हो गई, या कोई भी आपकी सरकार हो गई, या कोई भी प्रक्रिया या कोई राजनीतिक व्यवहार हो गई, उस सभी की समानता और भिन्नताओं को भी हम आपके तुलनात्मक राजनीति में ही पढ़ते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यह शाखा सरकारों, राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार की समानता और भिन्नताओं की जांच करती है। साथ ही जो आपका तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो राजनीतिक घटनाओं के बारे में जो भी सिद्धांत है उसका निर्माण कर रहे, और जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। तो जो हमारी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति है वो आपकी विभिन्न विभिन्न प्रकार की है, अर्थात वो आपका विभिन्न विभिन्न आयाम की है। तो इसलिए हम उसको बहुआयामी प्रकृति भी कहते हैं। इसमें आपके कई महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है ये आपकी राजनीतिक घटनाओं को तो वर्णन करती है, साथ ही हमें ये भी बताती है, उसका भी हमारे साथ विश्लेषण करती है कि जो आपका अनुभवजन्य डेटा और साक्ष्य पर आधारित है, जिसका अर्थ ये होता है कि जो राजनीतिक दुनिया है उसके अवलोकन और अनुभव पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट आपका विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य होगा। सेकंड आपका तुलनात्मक हो गया। तुलनात्मक में हम देख सकते हैं, तुलनात्मक में हम विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं। जो आपके विभिन्न प्रकार की विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है उन सभी की तुलना करते हैं, और उनमें जो भी समानता या भिन्नता होती है उनकी पता करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि वे क्यों मौजूद है, कि ये समानता या ये भिन्नताएं क्यों मौजूद होती है। उस सभी के बारे में हम आपका
तुलनात्मक करते हैं। थर्ड आपका गतिशील। गतिशील का अर्थ यह हुआ कि जो आपकी तुलनात्मक राजनीति होती है वो आपकी परिवर्तनशील होती है, वो आपकी कोई स्थिर व्यवस्था नहीं मानी जाती है, उसमें आपका परिवर्तन होते रहते हैं, और यही हमें जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन और विकास का अध्ययन भी कराती है। फोर्थ आपका अंतःविषय का हो गया, जिसमें जो आपकी तुलनात्मक राजनीति हो गई वो अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास से अंतर्दृष्टि लेती है। अर्थात जो आपका तुलनात्मक राजनीति होगा वो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास से संबंध भी रखती है, और यही हमें राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है। फिफ्थ आपका आता है मूल्य तटस्थ, जो कि जो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं को वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना होता है, जहाँ आपको जो व्यक्तिगत मूल्य पूर्वाग्रह होते हैं उससे यह प्रभावित नहीं होती है। पूर्वाग्रह का अर्थ बता देता हूँ मैं आपको। पूर्वाग्रह आपकी एक प्रकार की विचारधारा होती है या एक प्रकार की सोच होती है जो आपकी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जो आपका पहले से पूर्वाग्रह वो होती है जो आपको पहले से किसी बात को लेकर कोई भी सोच बना ली गई है, वो सोच आपकी नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। जैसे कि आप एक तरह से ये देख सकते हो कि जो दो बात होती है कि एक आपके जो शहरी लोग होते हैं वे आपके आलसी होते हैं, और गांव के लोग आपके तंदुरुस्त होते हैं, मतलब वे चुस्त फूल होते हैं, उनमें आलस्य उपलब्ध नहीं होता। तो ये आपका एक प्रकार का पूर्वाग्रह है, क्योंकि ये आपका नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं उनमें भी जरूरी नहीं है वे सभी आलसी हो, उनमें भी आपके कुछ सकारात्मक भी होंगे। तो इसी प्रकार से उसको हम आपका पूर्वाग्रह कहते हैं, जो आपकी पहले से किसी भी बात के लिए कोई भी समझ या सोच बना ली जाए। फिर आपका आता है सिद्धांत निर्माण। इसमें आपका जो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है वो राजनीतिक घटनाओं के बारे में सिद्धांतों का निर्माण करना होता है, जिनसे हमें पता चलता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए हम करते हैं इसका सिद्धांत निर्माण का उपयोग। तो ये हमने आपका राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति देख लिया। अब हम आपका तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें आपके कई विषय आते हैं। एक आपका राजनीतिक व्यवस्था है, जो आपकी विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं हो गई, जैसे कि लोकतंत्र, अधिनायकवाद और राज्यतंत्र, इन सभी के बारे में हम आपका तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते हैं। साथ ही आपकी जो राजनीतिक संस्थाएं हो गई उनमें भी हम आपका तुलनात्मक राजनीति में और राजनीतिक संस्थाएं के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपकी सरकार हो गई जिनमें आपकी कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका तीनों आती है। साथ ही जो आपके राजनीतिक दल हो गए, चुनाव या नौकरशाही जैसी जो भी राजनीतिक संस्थाएं है, उन सभी के संरचना के बारे में, उनका विकास कैसे हुआ है और उनका कार्य क्या है, उन सभी की जांच करती है तुलनात्मक राजनीति। अब हम फोर्थ देख लेते हैं राजनीतिक प्रक्रियाएं। जो भी आपकी विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि समाजीकरण को लेकर, राजनीतिकरण को लेकर, या आपका संस्कृति के लेकर, या राजनीतिक भागीदारी या राजनीतिक संचार जैसी जो भी राजनीतिक प्रक्रिया होती है, उन सभी का विश्लेषण भी हम आपका तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। फिर आपका आता है राजनीति व्यवहार, जिसमें हम मतदाताओं, राजनीतिक अभिजात वर्ग और सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी हम तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। फिफ्थ आपका आता है वैश्वीकरण और राजनीति। जो आपका आज का टाइम है वो आपका तुलनात्मक राजनीति वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों की घरेलू राजनीति पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन करती है। तो ये हमने आपका तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र देख लिया। अब हम आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें भी आपके विभिन्न प्रकार की विधियां होती है और विभिन्न प्रकार के प्रकृति और क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी तुलनात्मक विधि देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो एक दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक घटना है, उन सभी की हम तुलना करते हैं कि उनमें क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नताएं है। उसके लिए हम आपका तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। सेकंड आपका मामला अध्ययन, जिसमें हम तुलनात्मक विश्लेषण में विशिष्ट देशों, घटनाओं या प्रक्रियाओं की गहन जांच शामिल करते हैं। थर्ड आपका सांख्यिकीय विश्लेषण, जिसमें कि आपका मात्रात्मक डेटा का उपयोग किया जाता है और जो आपकी राजनीतिक घटनाएं उन सभी का विश्लेषण भी इसमें किया जाता है। फोर्थ आपका आता है फिर ऐतिहासिक विश्लेषण। जो भी आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, जो पहले राजनीतिक घटनाएं घटित हुई है, उन सभी को समझने के लिए उनका जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसके लिए आपका ऐतिहासिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। तो निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे, जो आपका तुलनात्मक राजनीति है वो आपका एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र हो जाता है, जिसमें कि हम आपके विभिन्न प्रकार की जो विश्व भर में राजनीतिक व्यवस्थाएं है उनके बारे में हम समझते हैं, उनकी विविधताओं को समझते हैं और उनमें जो भी समानता और भिन्नताएं होती हैं उनको पता करते हैं, और ये भिन्नताएं और समानताएं क्यों है उनको भी देखते हैं। साथ ही जो सरकारों, संस्थानों, प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार है उन सभी की तुलना करते हैं, और हम राजनीतिक घटनाओं के बारे में सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं,
जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो आपकी विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं है वे कैसे काम करती है, और ये आपका ज्ञान नीति निर्माता, विद्वानों और नागरिकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें, देन आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपका उपयुक्त उदाहरणों के साथ संघीय और एकात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच का अंतर बताएंगे, साथ ही संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे और भारत को एक विश्व संघ क्यों माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये पूछा गया है, जो आपकी दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, संघीय और एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था, उन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है उदाहरण सहित, और दूसरा हमें जो संघवाद है हमारा उसकी विशेषता बतानी है, और भारत को एक विशुद्ध संघ, उसे संघवाद क्यों नहीं माना जाता, इस बारे में भी हमें आपके आंसर नंबर 2 में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम ये लिखेंगे, जो आपकी सरकार है, सरकार को समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि आपकी विश्व भर में जितनी भी सरकारें हैं वे अपनी शक्ति के वितरण में भिन्न है, और इसमें आपकी दो प्रमुख प्रणाली आती है, एक आपकी संघीय और एकात्मक। तो जो आपकी संघीय प्रणाली हो गई, तो ये प्रणाली कैसे काम करती है, या एकात्मक प्रणाली कैसे काम करती है, और वे देश के शासन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और जो ये प्रणालियां, इन प्रणालियों की विशेषता हो, तो इन सभी के बारे में हम आपका इस आंसर में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे संघीय और एकात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच अंतर। इसमें जो आपकी शक्ति के वितरण के आधार पर ये आपकी दो प्रणाली विकसित की जाती है, एक आपकी संघीय प्रणाली, दूसरी आपकी एकात्मक प्रणाली। तो इनके आधार में क्या क्या अंतर है, दो प्रकार की सरकारें होती है, तो इनमें देख लेते हैं क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम आपकी एकात्मक प्रणाली होती है, ये जो एकात्मक प्रणाली है उसमें जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास ही होती है, और जो आपके स्थानीय क्षेत्रीय सरकार हो गई उनके पास केवल वही शक्ति होती है जो केंद्र सरकार उन्हें देती है। अर्थात जो केंद्र सरकार होता है वहां वो सर्वोच्च होती है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही कभी भी शक्ति को ले सकती है और कभी भी शक्ति को दे सकती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, ये आपका जो एकात्मक प्रणाली है ये आपके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन जैसे देशों में है, जहां आपका जो राष्ट्रीय सरकार है वो ही सबसे शक्तिशाली है, और जो आपका क्षेत्रीय प्रशासन या केंद्र सरकार है, वो जो आपका क्षेत्रीय प्रशासन है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों के भीतर ही काम करता है। सेकंड आपकी जो संघीय प्रणाली हो गई, संघीय प्रणाली में आपका जो शक्ति का विभाजन है वो आपको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक आपका राज्य सरकार और एक आपका केंद्र सरकार। इन दोनों के बीच में आपका शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, और जो ये दोनों ही सरकार होते हैं संविधान द्वारा परिभाषित अपने अपनी शक्तियों के क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करती है। अर्थात इसमें कोई भी सर्वोच्च नहीं होता है, इसमें समानता रखी जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में, ताकि दोनों समान रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत जैसे देशों में आपका एक संघीय प्रणाली का संघीय सरकार होती है। तो इनमें आपका राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही संविधान से शक्ति प्राप्त होती है, और ये अपने क्षेत्रों में कानून बनाती है। तब हम आपका संघीय और एकात्मक प्रणालियों के उदाहरण देख लेते हैं, तो जिसमें हम आपका सबसे पहले विशेषता देखेंगे, फिर एकात्मक प्रणाली देखेंगे और फिर संघीय प्रणाली देखेंगे। तो जो शक्ति का वितरण होता है वो एकात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार के पास ही होता है, और संघीय प्रणाली में आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रकार पास होता है। सेकंड आपका सरकार का स्तर, एकात्मक प्रणाली में आपकी केंद्रीय सरकार स्थानीय इकाई केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए करती है, और जो आपकी इसमें सरकार का स्तर होता है वो केंद्र और राज्य प्रांत सरकारों के रूप में होता है। संविधान में एकात्मक प्रणाली में हो सकता है या नहीं, लेकिन केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है, और जो आपका संघीय प्रणाली है ये आपकी लिखित भी है और आपकी सर्वोच्च भी मानी जाती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन जैसे देशों में आपका एकात्मक प्रणाली है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत जैसे देशों में आपकी संघीय प्रणाली है। तो ये हमने आपका संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली में अंतर देख लिया। अब हम आपका संघवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये जान लेते हैं कि आपका संघवाद क्या है। तो संघवाद आपकी एक प्रणाली होती है जिसमें जो शक्ति होती है वो संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। अर्थात जो आपकी संघीय प्रणाली बताई थी मैंने, उसको ही आप संघवाद कह सकते हैं। इसके आपको कुछ विशेषता भी होती है, जिसमें आपका सबसे पहले शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, जो आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उन दोनों के बीच ही अपनी शक्तियों को बांट दिया जाता है। वे दोनों ही अपने रूप से संविधान द्वारा अपनी कार्य और अपने निर्धारित करके आती है।
और वे अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। अर्थात वे किसी में इसमें कोई सर्वोच्च नहीं होता, दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, विधायी, कार्यकारी और जो वित्तीय शक्ति होगी, उन सभी का स्पष्ट विभाजन संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किया गया है। सेकंड आपका लिखित संविधान। सेकंड इसकी संवाद की जो विशेषता आती है वो यही आती है कि जैसे कि आपको बताया, जो आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो शक्तियां बांटी जाती है, जो भी उनके कार्य बांटे जाते हैं, वे आपके संविधान में लिखित होते हैं। संविधान में उनको परिभाषित किया गया है, उनको लेखित किया गया है। और जो संविधान है वो आपका सर्वोच्च माना जाता है, तो ये आपका एक लिखित संविधान भी इसकी एक विशेषता हो गई। थर्ड आपके संविधान की सर्वोच्चता। जैसे कि आप जानते हैं, जो आपका संविधान है वो आपका सर्वोच्च माना जाता है। सब जो चीज संविधान में लिखी है वो आपका डेफिनेटली होनी है। तो इसमें आपका केंद्र और राज्य सरकार के दोनों प्रकार के कार्य लिखे गए हैं और ये इसका पालन करना देश का एक लिए आवश्यक होता है। अब हम आपका स्वतंत्र न्यायपालिका देख लेते हैं। जो आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करती है और संविधान की व्याख्या करती है। अर्थात उसके ऊपर किसी का भी दबाव या किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता, वो स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका अपना कार्य करती है और अपने विवादों को निपटारा करती है। फिर आपका आता है द्विसदनीय विधायिका। जो आपका केंद्र स्तर होगा उस पर आपकी द्विसदनीय विधायिका होती है। एक सदन तो आपका राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा लोगों का। अर्थात जो आपके केंद्रीय स्तर पर जो भी आपकी विधायिका होगी वो आपके दो सदन में होगी, एक में तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरे में लोगों का। फिर आपका आता है दोहरी सरकार। संघवाद में आपका दोहरी सरकार भी होती है, क्योंकि ये आपका एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार के रूप में बटी होती है और वही अपने अपने कार्य करती है। तो ये हमने आपकी संघवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं बता दी। अब हम आपका ये टॉपिक देख लेते हैं कि भारत को एक विशुद्ध संघ क्यों माना जाता है, उसको एक विशुद्ध संघ क्यों नहीं माना जाता। जो जैसे कि आप जानते हैं, जो भारत है वो आपका एक प्रकार का संघीय राज्य है। इसमें आपके कुछ एकात्मक विशेषताएं भी है। ये आपका संघीय तो है ही है, साथ में इसमें आपके कुछ एकात्मक विशेषताएं भी है। जो आपकी एकात्मक प्रणाली है उसके भी कुछ विशेषताएं आपके भारत में पाई जाती है, इसलिए इसका आपका अर्ध संघीय या इसको सौदेबाजी वाला संघवाद भी भारत को कहा जाता है। इसी में हम आपके कुछ मुख्य कारण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है केंद्र की मजबूत स्थिति। जो भारतीय संविधान है उसमें जो केंद्र सरकार के राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। अर्थात जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनमें से केंद्र सरकार को थोड़ी सर्वोच्चता ज्यादा दी गई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हावी हो सके, बट इतना है कि जो केंद्र सरकार को है उनको राज्य सरकार की तुलना में थोड़ी अधिक शक्ति दी गई है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है तो वो आपका केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है यदि राष्ट्र हित में आवश्यक हो तो। ये आपके कुछ कंडीशन ही ऐसी होती है जब आपका केंद्र आपका राज्य सरकार के ऊपर या उनके विषयों पर भी कानून बना सकता है। सेकंड आपका राज्यपाल की नियुक्ति आती है। जो आपकी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है, क्योंकि वहां जो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं वे उसमें कार्य करते हैं और यही आपकी राज्य की स्वायत्तता को सीमित करता है। फिर आपका आता है एकीकृत न्यायपालिका। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में जो आपकी न्यायपालिका वो उसमें आपका ओनली सर्वोच्च न्यायालय ही शीर्ष पर माना जाता है, इसलिए उसको हम आपका एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। अर्थात जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसको फिर कहीं पर भी उठाया नहीं जा सकता, वही आपका शीर्ष न्यायालय माना जाता है। यही आपका संरचना राज्यों पर केंद्र का प्रभाव बढ़ाती है। फिर आपका आता है एकल संविधान और नागरिकता। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में आपका एक ही लिखित संविधान है, भारत में कोई भी दोहरा संविधान नहीं है, भारत में एकल संविधान है और यही आपके नागरिकों के पास केवल केंद्र की नागरिकता है, राज्य की नहीं। यही आपका एक मजबूत राष्ट्र पहचान को बढ़ावा देता है, जिससे कि राज्य की स्वायत्तता को कम किया जाता है। फिर आपका आता है आपातकालीन प्रावधान। जो आपका संविधान है उसमें आपका आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं कुछ। उन आपातकालीन प्रावधानों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर नियंत्रण करने की अनुमति दी गई है, जिसमें आप राज्य सरकारें केंद्र के अधीन हो जाती है और संघीय सिद्धांत भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये हमने आपका भारत को एक विश्व संघ क्यों नहीं माना जाता ये देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपकी सरकार होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी संघीय और एक आपकी एकात्मक। ये आपकी दो प्रणाली होती है, ये आपके शक्ति के वितरण होते हैं। एकात्मक प्रणाली में तो आपकी जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास ही होती है, वही सर्वोच्च होती है। और जो आपकी संघीय प्रणाली हो गई उसमें आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच शक्ति का विभाजन रहता है
और दोनों को अपने अपने कार्य स्पष्ट रहते हैं और ये सभी आपका संविधान में उल्लेखित और परिभाषित भी है और यही आपका स्वतंत्र रूप से इसी प्रकार से कार्य करती है। और जो आपका भारत है वो आपकी एक अद्वितीय प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपको संज्ञा तो है ही है, साथ में इसमें आपको कुछ एकात्मक के भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए भारत को एक सौदेबाजी का संवाद भी कहा जाता है। यही संतुलन भारत की विविधता और एकता को भी दर्शाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका द्विदलीय प्रणाली की आलोचना करेंगे और साथ ही जो बहुदलीय प्रणाली है उसकी तुलना में द्विदलीय प्रणाली के क्या लाभ है उसको देखेंगे। साथ ही लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दलों की भूमिका देखेंगे और एक दलीय और बहुदलीय पद्धतियों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो आपकी जो प्रणाली होती है, एक आपकी बहुदलीय प्रणाली होती है, एक आपकी द्विदलीय प्रणाली होती है। तो उन दोनों के बारे में हमें आपकी तुलना करनी है कि जो आपकी द्विदलीय प्रणाली है उसके लाभ ज्यादा क्यों है और जो आपकी द्विदलीय प्रणाली है उसका हमें आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। साथ ही हमें जो लोकतांत्रिक शासन है उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका बतानी है, जो राजनीतिक दल है उनका लोकतांत्रिक शासन में क्या महत्व है उनको बताना है। साथ ही एक दलीय और बहुदलीय पद्धतियों में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपके राजनीतिक दल होते हैं वह आपका डोमेस्टिकेशन लोकतंत्र में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वही आपके नागरिकों और सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वही आपके चुनाव आयोजित कराते हैं जिससे कि नीतियों का प्रस्ताव भी रखते हैं और सरकार बनाते हैं। बाद में ये आपका जो विश्व भर है उसमें आपका ये कई अलग अलग प्रकार की पार्टी प्रणालियां है, जिनमें से आपका सबसे प्रमुख द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली है। तो इसमें हम आपका बहुदलीय और द्विदलीय प्रणालियों की विशेषताओं, लाभ और कमियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दलों की भूमिका। तो इसमें आपके जो राजनीतिक दल होते हैं लोकतांत्रिक शासन में उसकी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले आपका आता है जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति। जो आपके राजनीतिक दल होते हैं वह आपके जनता की राय के द्वारा बनते हैं, अर्थात जनता के बहुमत से बनते हैं और इसमें वे जनता की राय को आकार देते हैं और साथ ही उनको व्यक्त करने में मदद करते हैं। यही आपके विभिन्न मुद्दे पर बहस आयोजित करते हैं और जो नागरिक के अपने विचार है, ताकि नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सके और एक उनको व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान हो जाता है। सेकंड आपका चुनावों का आयोजन हो जाता है। जो आपका राजनीतिक दल हो गए वे उम्मीदवारों का चयन करते हैं और जो चुनाव है उनमें भाग लेते हैं और जो आपके चुनाव कंप्लीट होता है, जो इनका आयोजन किया जाता है, जो अभियान चलाए जाते हैं, ये नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थर्ड आपका नीतियों का निर्माण आ गया, जिसमें हम आपका जो राजनीतिक दल होते हैं वे नीतियों का प्रस्ताव भी रखते हैं और उन्हें लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जिससे कि विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञता विकसित करते हैं और साथ ही सरकार की नीतिगत सलाह भी प्रदान करते हैं। तो फोर्थ हम आपका देख लेते हैं सरकार का गठन और संचालन, जिसमें जो चुनाव है वो बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है और देश का शासन भी करता है। जो राजनीतिक दल हो गए उसमें सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं और उसे जवाबदेह ठहराते हैं। फिर आपका आता है राजनीतिक समाजीकरण, जिसमें जो राजनीतिक दल होते हैं वे नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे अपने राजनीतिक मूल्यों और मानदंडों को बढ़ावा दे सके और नागरिकों में देशभक्ति की भावना भी पैदा कर सके। फिर आपका आता है स्थिरता प्रदान करना, जिसमें जो आपका राजनीतिक दल होता है वो सरकार को स्थिरता प्रदान करते हैं ताकि वे नीतियों में निरंतरता सुनिश्चित कर सके और राजनीतिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को रोक सके। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक दलीय और बहुदलीय पद्धतियों में अंतर देख लेते हैं। तो जो आपका राजनीतिक दल की संख्या है वो हमने आपको दो प्रकार में देखी है, एक आपकी एक दलीय और आपकी एक दूसरी बहुदलीय। तो इनके बीच अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक दलीय पद्धति देख लेते हैं। एक दलीय पद्धति क्या होती है? तो एक दलीय पद्धति में जो राजनीतिक दल होता है वो शासन करने की अनुमति होती है एक दलीय पद में राजनीतिक दल को, और जो अन्य दल होते हैं उनको प्रतिबंधित या अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो एक दलीय पद्धति में आपका जो आपका राजनीतिक दल होता है वो एक ही राजनीतिक दल को आपका शासन करने की अनुमति दी जाती है और जो आपके अन्य राजनीतिक दल होते हैं उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है। एक दलीय प्रणाली में आपका नागरिकों के पास राजनीतिक विकल्प सीमित होते हैं और सरकार अक्सर नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे आपका चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, उत्तर कोरिया में वर्कर्स पार्टी है। अब हम आपका बहुदलीय पद्धति देख लेते हैं। तो बहुदलीय पद्धति में आपका ऐसा होता है जो आपके राजनीतिक चुनाव है, राजनीतिक दल है वे चुनाव लड़ते हैं
और साथ ही वे सरकार बनाने में भाग लेते हैं। बहुदलीय पद्धति में नागरिकों के पास विभिन्न राजनीतिक विकल्प होते हैं और वे सरकार को विभिन्न हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व करना होता है। साथ ही बहुदलीय प्रणाली गठबंधन सरकारों को जन्म दे सकती है, जहां आपके कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो आपकी बहुदलीय पद्धति है वो आपका भारत, जर्मनी, इटली जैसे देशों में अपनाई जाती है। तो ये हमने आपका बहुदलीय और एकदलीय पद्धति में अंतर देख लिया। अब हम आपका द्विदलीय प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं। तो जो आपकी द्विदलीय प्रणाली है उसमें आपका दो प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं, अर्थात इसमें आपके दो ही राजनीतिक दल होते हैं। तो इस प्रणाली के आपके कुछ फायदे और नुकसान भी है, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके इसके फायदे देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले स्थिर सरकार आता है। जो कि द्विदलीय जो प्रणाली है वो एक दल को आमतौर पर संसद में बहुमत मिलता है, जिससे कि स्थिर सरकार बनती है। सेकंड आपका नीतियों में निरंतर, जो कि दो प्रमुख दल नीतियों पर मोटे तौर पर सहमत होते हैं, इसलिए आपको सरकार बदलने पर भी नीतियों में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। थर्ड आपका सरल विकल्प, जिसमें मतदाताओं के पास केवल दो प्रमुख दलों में से चुनने का विकल्प होता है, जिससे कि उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है उनको सरल हो जाती है और वे आसानी से अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर पाते हैं। तो ये तो हमने आपका द्विदलीय प्रणाली के फायदे देख लिए। अब हम आपके इसके नुकसान देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सीमित विकल्प। जो मतदाता उनके पास ओनली सीमित विकल्प ही होते हैं, अर्थात दो में से ऐसा होता है कभी कभी कि आप जो दो मतदाता खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, आप उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, लेकिन आपके पास और विकल्प नहीं होते तो आपको वो वोट देनी पड़ती है, तो जिससे उनकी पसंद सीमित हो जाती है। सेकंड आपका विचारों का ध्रुवीकरण। इसमें आपको जो द्विदलीय प्रणालियां होती है वो दोनों दल अपने अपने समर्थक को एकजुट करने के लिए चरम विचारों को बढ़ावा देती है, जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण भी बढ़ सकता है। थर्ड हम आपका देख लेते हैं लघु दलों का कमजोर प्रतिनिधित्व। जो आपकी छोटी पार्टियां होती है उनके पास चुनाव जीतने का बहुत कम मौका होता है, जिससे कि उनके विचारों का प्रतिनिधित्व भी कम हो जाता है और उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर आपका आता है आम सहमति का अभाव। क्योंकि आपके दो ही दल होते हैं तो अक्सर जो विपरीत विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर आम सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका बहुदलीय प्रणाली की तुलना में द्विदलीय प्रणाली के लाभ लिखेंगे। तो जो आपकी द्विदलीय प्रणाली होती है वो अधिक लाभकारी होती है बहुदलीय प्रणाली की अपेक्षा में। तो इसके कुछ लाभ होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्थिरता। जो आपकी द्विदलीय प्रणाली है इसमें एक ही दल संसद में बहुमत प्राप्त करता है, जिससे कि जो सरकार है वो स्थिर बनी रहती है और इसमें सरकार बनाने के लिए गठबंधन की आवश्यकता होती है जो अस्थिर हो सकती है। सेकंड आपका आता है जो आपकी बहुदलीय प्रणाली हो गई, इसमें आपका गठबंधन की आवश्यकता होती है, जिससे कि सरकार अस्थिर हो जाती है। तो द्विदलीय प्रणाली में सरकार स्थिर रहती है और बहुदलीय प्रणाली में सरकार अस्थिर रहती है। सेकंड आपका जवाबदेही। जो आपकी द्विदलीय प्रणाली हो गई इसमें मतदाता जानता है कि वे किस दल को सत्ता में ला रहे हैं, जिससे कि सरकार अधिक जवाबदेह होती है। और जो आपकी बहुदलीय प्रणाली होती है उसमें गठबंधन सरकार की नीतियों के लिए कौन जिम्मेदार है यह स्पष्ट नहीं हो सकता। थर्ड आपका आता है नीतियों में निरंतर। जो आपकी द्विदलीय प्रणाली होती है वो सरकार बदलने पर भी नीतियों में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। जो आपकी नीति होती है वे सरकार बदलने पर भी नहीं बदलती है। द्विदलीय प्रणाली में उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और जो आपकी बहुदलीय प्रणाली होती है इसमें आपकी गठबंधन सरकार होती है, तो जो भी दलों के बीच समझौता थे उनके कारण नीतियों में बार बार बदलाव हो सकता है। फिर आपका आता है सरल विकल्प। जो आपका द्विदलीय प्रणाली होती है इसमें आपका मतदाताओं के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, वे आसानी से अपने मतदाता को चुन सकते हैं जिसको उन्हें वोट देनी है, अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं, जिससे कि जब चुनाव प्रक्रिया है वो सरल हो सकती है। और जो आपकी बहुदलीय प्रणाली होती है इसमें आपके कई प्रकार के दल या उम्मीदवार होते हैं, जिसमें आपके जो जनता है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद ये हमने आपके बहुदलीय प्रणाली की तुलना में द्विदलीय प्रणाली के लाभ देख लिए। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखे हैं, जो आपके राजनीतिक दल है वे आपके दो प्रकार से देखे गए हैं, एक आपका बहुदलीय दल, दूसरा आपका द्विदलीय दल। तो इसमें जो आपकी द्विदलीय प्रणाली है उसमें स्थिरता और जवाबदेही रहती है, और लेकिन इसमें आपका विकल्पों को सीमित कर दिया जाता है। और जो आपकी बहुदलीय प्रणाली है इसमें आपके अधिक विकल्प भी होते हैं और प्रतिनिधित्व भी प्रदान करती है, और जिससे अस्थिरता का कारण भी ये बहुदलीय प्रणाली बनी रहती है, और जिससे कि ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है एक द्विदलीय प्रणाली में। और प्रत्येक प्रणाली के अपने अपने फायदे और नुकसान भी है, और जो सबसे अच्छी प्रणाली है वो देश की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा।
देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपका बहुलवाद क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और रॉबर्ट डाहत द्वारा दिए गए बहुलवाद के विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे। साथ ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है उसको देखेंगे और कल्याण किस प्रकार से लोक लुभावनावाद से भिन्न है उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम आपका बहुलवाद क्या है उसके बारे में बताना है और जो रॉबर्ट डायत जी ने बहुलवाद के जो आयाम दिए हैं उन सभी के बारे में हमें आप बताना है। साथ ही कल्याणकारी राज्य क्या है उसके बारे में बताना है और कल्याण किस प्रकार से लोक लुभावनवाद से भिन्न है उसको बताना है हमें उदाहरण के सहित। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे कि जो आपका आज का समय है, जो आपका आधुनिक समय है, इसमें आपके विभिन्न प्रकार के समूह, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं मौजूद है, जिससे कि जो आपका भारत है वो उसको विविधता लोकतांत्रिक शासन में भी माना जाता है और इसके सामने आपकी कई प्रकार की चुनौतियां होती है। तो इसमें हम आपके उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और बहुलवाद और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका बहुलवाद के बारे में देख लेते हैं। तो बहुलवाद क्या होता है सबसे पहले हम यह देख लेते हैं। तो बहुलवाद जो आपका है उसमें हम समाज के विभिन्न समूहों से बना होता है, जो आपके समाज के विभिन्न समूह मिलकर एक जो सिद्धांत बनाते हैं, जिनमें से जो प्रत्येक के अपने हित और मूल्य होते हैं, उन सभी के सिद्धांत को ही हम बहुलवाद कहते हैं। बहुलवाद आपका राजनीतिक प्रक्रिया में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो कोई भी समूह होगा वो पूरी तरह से हावी नहीं होता है बहुलवाद में। बहुलवाद आपका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू भी होता है, क्योंकि बहुलवाद से हमें पता चलता है कि सरकार विभिन्न हितों और विचारकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये हमने आपका बहुलवाद देख लिया। अब हम आपका रॉबर्ट डाहल द्वारा दिए गए बहुलवाद के विभिन्न आयाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं रॉबर्ट डाहल जी कौन थे। तो रॉबर्ट डाहल जी आपके एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ही आपका बहुलवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लोकतंत्र में शक्ति विभिन्न समूहों के बीच वितरित होती है, जिनमें आपका शामिल है सबसे पहला दबाव समूह। ये आपके ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार को विशेष नीतियों को अपनाने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करती है। उदाहरणों में आप देख सकते हैं जैसे श्रमिक संघ हो गया, व्यापार संघ हो गया या नागरिक अधिकार समूह शामिल हो जाते हैं। सेकंड आपका आता है राजनीतिक दल। जो आपके राजनीतिक दल होते हैं वे चुनाव लड़ते हैं और जिससे कि सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और वे विभिन्न हितों और विचारधारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और साथ ही नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करते हैं। फिर आपका थर्ड आता है सार्वजनिक राय, जिसमें जो सार्वजनिक राय है वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है और जो राजनेता है वो अक्सर चुनाव में जीतने के लिए जनता की राय को ध्यान में रखता है। फोर्थ आपका अभिजात वर्ग आता है। जो अभिजात वर्ग होते हैं इसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं आपके जो आपके समाज में बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव रहता है जिनका, जैसे कि आपका अमीर हो गए, निगमों के प्रमुख हो गए या राजनीतिक नेता वगैरह हो गए, उन सभी को हम आपके अभिजात वर्ग के अंतर्गत लाते हैं। तो डायल जी ने इन अभिजात वर्ग के बारे में कहा था कि वे पूरी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया पर हावी नहीं होते हैं। तो डायल जी ने साथ में यह भी कहा था कि बहुलवाद के लिए कुछ शर्तें आवश्यक है, जिनमें आपका शामिल है सबसे पहला आपका स्वतंत्रता। जो नागरिक होते हैं उनको आप वे स्वतंत्र होने चाहिए अपना विचार व्यक्त करने के लिए, संगठित होने के लिए और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। सेकंड आपका समानता। जो नागरिक है उनको कानून के समक्ष समान रखना चाहिए, अर्थात कोई भी उनके साथ भेदभाव या उनको राजनीतिक शक्ति के समान अवसर होने चाहिए। थर्ड आपका बहुलता आता है, जिसमें समाज में विभिन्न प्रकार के समूह होने चाहिए जिससे कि प्रत्येक के अपने हित और मूल्य हो। तो ये हमने आपका रॉबर्ट डाहल द्वारा दिए गए बहुलवाद के विभिन्न आयाम देख लिए। अब हम आपका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है उसको देख लेते हैं। तो जो आपकी कल्याणकारी राज्य है वो उसमें आपका सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाती है। तो जो आपका जी आप जिस भी राज्य में सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको हम आपका कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और जो आपके कल्याणकारी इसमें आपके विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला होगा सार्वजनिक शिक्षा, जो कि सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। सेकंड आपका स्वास्थ्य देखभाल होगा, जिसमें आपका सभी नागरिकों को सस्ती और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। थर्ड आपका बेरोजगारी लाभ, जैसे कि आपका मनरेगा वगैरह चलाया गया था जिससे कि लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान हुई और उनके पास नौकरी नहीं थी तो उन्होंने मनरेगा के अपेक्षाकृत नौकरी पाई और काम किया और अपनी वित्तीय सहायता को मजबूत किया। फिर आपका आता है पेंशन, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और आपका एक आवास सहायता भी आता है जो कि लोगों को आवास प्रदान करेगा जिसे वे स्वयं नहीं खरीद सकते। जो कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका नागरिकों के विकास, उनमें उन्नति और उनका बुनियादी स्तर पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और सामाजिक समानता प्रदान करने ही
कल्याणकारी राज्य का एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो अब हम आपका देख लेते हैं कल्याण किस प्रकार से लोक लुभावनावाद से भिन्न है। तो जो आपका कल्याण और लोक लुभावनावाद है वे दोनों ही आपके समाज के हाशिए वाले सदस्यों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इनमें आपकी कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है, जिसमें आपका सबसे पहले कल्याण आता है। जो आपका कल्याण हो गया वो सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हाशिए वाले लोगों की सहायता प्रदान करने पर केंद्रित होता है। और जो आपका लोक लुभावनावाद होगा वो एक प्रकार की विचारधारा होती है जिसमें लोगों को अभिजात वर्ग के खिलाफ खड़ा रहती है। कल्याण में आपका कार्यक्रम सरकार द्वारा वित्त पोषित और प्रशासित होते हैं और इनका उद्देश्य आपका नागरिकों को एक बुनियादी स्तर की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समानता प्रदान करना होता है। साथ ही जो आपका लोक लुभावनावाद होगा इसमें आपका लोक लुभावनावादी नेता अक्सर आशय वाले लोगों के बीच समर्थन हासिल करने के लिए भावनात्मक अपील और सरल समाधानों का उपयोग करती है। उसमें आपका ये जरूरी नहीं होता जो आपका कल्याणकारी राज्य है उसके कार्यक्रम का समर्थन करे, और वे अक्सर समाज के कुछ समूहों को दूसरों के खिलाफ खड़ा करते हैं। तो ये हमने आपका कल्याण किस प्रकार से लोक लुभावनावाद से बिना उसको देख लिया। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो कल्याण में जो आपका आता है उसमें आपके स्वीडन जैसे देश आते हैं जो कि अपने मजबूत कल्याणकारी राज्य के लिए जाने जाते हैं। और जो स्वीडिश सरकार है वो नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाएं प्रदान करती है। सेकंड आपका लोक लुभावनावाद हो गया जिसमें आपका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो अमेरिका की लोक लुभावनावाद है उसको देखा जाता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ बयानबाजी का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें आर्थिक समस्याओं के लिए वैश्विक व्यापार का दोषी ठहराया जाता है। तो ये हमने आपके इसके कुछ उदाहरण भी देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम यही देखेंगे जो आपका बहुलवाद है उसमें समाज विभिन्न समूहों से बना है जिनमें से प्रत्येक के अपने हित और मूल्य है, उसके बारे में ही आपका बहुलवाद में बताया गया है। और जो रॉबर्ट डायल जी है उन्होंने आपका बहुलवाद का सिद्धांत विकसित किया था और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में शक्ति विभिन्न समूहों के बीच वितरित होती है और कल्याणकारी जो राज्य होगा उसमें सरकार जो होती है वह नागरिकों के आर्थिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। साथ ही कल्याण और लोक लुभावनावाद दोनों ही समाज के आशय वाले सदस्यों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे विभिन्न तरीकों से ऐसा करते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट कर लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपका तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के प्रमुख उपागमों की तुलनात्मक परीक्षण करेंगे। साथ ही जो आपका ब्रिटिश संसदीय सरकार है उसके बारे में पढ़ेंगे और वर्तमान समय में संसदीय व्यवस्था अभी भी लोकप्रिय क्यों है उसकी विवेचना करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे से ये पूछा गया है जो आपके तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम है उनकी हमें एक तुलना करनी है। साथ ही जो आपकी ब्रिटिश संसदीय सरकार है उसके बारे में बताना है और जो आपकी संसदीय व्यवस्था है वो लोकप्रिय आज के समय में भी क्यों आपने महत्व बनाया हुआ है, क्यों लोकप्रिय है, उसके बारे में हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति में हम आपके दुनिया भर की विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करते हैं और उनके जो शासन के विभिन्न स्वरूप और उनकी विशेषता होती है उन सभी के बारे में हम आपका तुलनात्मक राजनीति में पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में हम आपके जो तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख उपागम हो गए, ब्रिटिश संसदीय सरकार की विशेषता होगी, इन सभी के बारे में हम आपका इस आंसर में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के प्रमुख उपागम। तो इसके आपके विभिन्न प्रकार के उपागम है जिसमें कि आपके अपनी प्रकार की ताकत और कमजोरियां भी है। तो इसके कुछ प्रमुख उपागम देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहला आता है ये आपका संस्थागत उपागम होता है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना हो गई या उनके कार्य हो गए वे सभी इस पर केंद्रित होते हैं। साथ ही ये संस्थाओं की भूमिका और राजनीतिक प्रक्रियाओं को आकार देने में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की जांच भी करता है। सेकंड आपका व्यवहारवादी उपागम होगा। जो आपका ये उपागम है इसमें राजनीतिक व्यवहार जैसे कि मतदान व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी और जनमत वगैरह ये सभी आपके व्यवहारवादी उपागम में आते हैं। इसमें कि राजनीतिक अभिनेता के व्यवहार को समझने और व्यवहार राजनीतिक परिणामों को कैसे प्रभावित करती है इस सभी के बारे में हम आपका व्यवहारवादी उपागम में पढ़ते हैं। फिर आपका आता है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम जिसमें कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं राजनीति से संबंधित, राजनीति की विभिन्न संरचनाओं से संबंधित उन सभी के बारे में हम आपका संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम आपका संरचनाओं और कार्यों की जांच करते हैं और साथ ही वे राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में कैसे योगदान करते हैं उसके बारे में विश्लेषण करते हैं।
फिर आपका आता है राजनीतिक संस्कृति उपागम। इसमें हम आपका राजनीतिक संस्कृति यानी किसी समाज के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोण की भूमिका पर आपका राजनीतिक संस्कृति उपागम केंद्रित होता है। इसमें आपको राजनीतिक संस्कृति को आकार देने वाले कारकों और या राजनीतिक व्यवहार और परिणामों को कैसे प्रभावित करती है, इन सभी के बारे में हम आपका राजनीतिक संस्कृति उपागम में पढ़ते हैं। फिर आपका लास्ट उपागम आता है वो आपका विश्व व्यवस्था उपागम आता है। इसमें जो उपागम होता है ये आपका विभिन्न देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर केंद्रित होता है। इससे कि यह पता चलता है कि कैसे वैश्विक शक्ति और संरचनाएं देश के घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है। तो ये हमने आपके तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रमुख उपागम देख लिए। अब हम आपका उपागमों की तुलना कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम आपका उपागम देखेंगे, फिर उनकी ताकत देखेंगे और फिर उनकी कमजोरी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका संस्थागत उपागम की ताकत देख लेते हैं। इसमें आपका राजनीतिक संस्थाओं की विस्तृत समझ हमें संस्थागत उपागम प्रदान करता है। इसकी कमजोरी में देख लेते हैं, ये आपका राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक कारकों की उपेक्षा कर सकता है। सेकंड आपका व्यवहारवादी उपागम होगा, जो कि ताकत में हम देखेंगे राजनीतिक व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और कमजोरी में देखेंगे आपका संस्थागत और संरचनात्मक कारकों की उपेक्षा भी करता है। फिर हम आपका संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम देखेंगे। इसकी ताकत में हम देखें राजनीतिक व्यवस्था का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, और कमजोरी में देखेंगे परिवर्तन और संघर्ष को समझाने में कठिनाई हो सकती है। फिर नेक्स्ट उपागम आपका आता है राजनीतिक संस्कृति उपागम, जिसकी ताकत में हम आपका देखेंगे राजनीतिक मूल्य और विश्वासों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, और कमजोरी में देखेंगे संस्कृति को मापना और उसकी व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है। फिर आपका लास्ट आता है विश्व व्यवस्था उपागम। इसके ताकत में देखेंगे वैश्विक कारकों और असमानताओं की भूमिका पर जोर देता है, और कमजोरी में देखेंगे घरेलू राजनीति की जटिलताओं को नजरअंदाज कर सकता है। तो इसी प्रकार से आपका ये हमने उपागमों की तुलना कर ली। अब हम आपका देख लेते हैं ब्रिटिश संसदीय सरकार क्या है। तो ब्रिटिश संसदीय सरकार एक प्रकार की आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में आते हैं, जिसमें कार्यपालिका के अंतर्गत, और विधायिका जिसके अंतर्गत संसद आदि है। ये कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और ब्रिटिश संसदीय सरकार में आपका वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में भी ब्रिटिश संसदीय सरकार को जाना जाता है, जो कि दुनिया भर के कई देशों में इसका उपयोग भी किया जाता है। तो ये हमने आपकी ब्रिटिश संसदीय सरकार बता दी। अब हम आपको ब्रिटिश संसदीय सरकार की कुछ मुख्य विशेषताएं बता देते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले संसदीय संप्रभुता आती है। जो संसद होती है इसमें वो सर्वोच्च कानूनी अधिकार है, और इसके द्वारा ही पारित किसी भी कानून को किसी अन्य संस्था द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। सेकंड आपका कार्यपालिका और विधायिका का विलय आ जाता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका हिस्सा होती है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो संसद के सदस्यों में से ही चुना जाता है। थर्ड आपका सामूहिक जिम्मेदारी हो गई, जिसमें जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति अपनी नीतियों के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आपका अविश्वास मत आता है, जिसमें जो संसद होती है वो कार्यपालिका में अपना विश्वास मत वापस ले सकती है, जिससे कि सरकार गिर सकती है। फिर आपका दोहरी कार्यपालिका आ गया, जिसमें राज्य एक प्रमुख होता है, और जिसके पास ही आपकी सीमित शक्ति होती है, और वह सरकार का एक प्रमुख होता है जो कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति रखता है। तो ये हमने आपके ब्रिटिश संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता देख ली। अब हम आपके संसदीय सरकार व्यवस्था की लोकप्रियता के कारण देख लेते हैं कि इन कारणों से जो संसदीय व्यवस्था है वो लोकप्रिय बनी हुई है। तो इसमें आपका सबसे पहले लचीलापन आता है। जो आपकी संसदीय व्यवस्था होती है आपकी लचीली होती है, क्योंकि इसमें सरकार को बदलते राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति होती है। सेकंड आपका जवाबदेही, जो आपकी कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि सरकार लोगों की इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी है या फिर नहीं। थर्ड आपका गठबंधन सरकारें आती है। संसदीय व्यवस्था में आपको विभिन्न दलों की गठबंधन सरकार बनाने और सरकार बनाने की अनुमति दी जाती है, जिससे कि व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। फोर्थ आपका शक्ति का संकेंद्रीकरण आता है, जो कि संसदीय प्रणालियों में शक्ति विधायकों में केंद्रित होती है, जो कि सैद्धांतिक रूप से दुरुपयोग की संभावना को कम करती है। और जो आपका कार्यपालिका, इसमें आपकी कार्यपालिका शक्तिशाली होती है, जिसके पास विधायिका में बहुमत होता है। तो ये हमने आपका संसदीय व्यवस्था की लोकप्रियता के कारण देख लिए। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपको यही लिखेंगे, जो आपकी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है वो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को समझने के लिए किया जाता है, और प्रत्येक उपागम का अपना अपना महत्व है, और शोधकर्ता अक्सर किसी विशेष घटना का विश्लेषण करने के लिए इन आपके उपागमों का उपयोग करता है। और जो आपकी ब्रिटिश संसदीय सरकार है वो अपनी लचीली और जवाबदेह संरचना के लिए आज भी दुनिया भर में, विश्व भर में अपनी महत्ता जताई हुई है, अपनी महत्ता बनाई हुई है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपका अध्यक्ष प्रणाली के क्या फायदे है उसको देखेंगे, और ये देखेंगे कि जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली है वो सरकार और राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है या फिर नहीं। साथ ही हम आपके शासन की अध्यक्ष प्रणाली क्या होती है उसको देखेंगे, और संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्ष प्रणाली के क्या लाभ है उसको देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली होती है वो आपकी एक प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार होती है, जिसमें राज्य का प्रमुख भी सरकार का प्रमुख होता है। अर्थात जो आपका राज्य का प्रमुख होगा वही आपका सरकार का प्रमुख होगा, और वही आपका विधायिका से स्वतंत्र भी होगा। अध्यक्ष प्रणाली में दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, और इसके आपके कई फायदे भी और इसके कई आपके नुकसान भी है। तो इसमें हम आपके अध्यक्ष प्रणाली के फायदों के बारे में देखेंगे, और क्या सरकार राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है इसके बारे में हम आपका इस आंसर में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें अध्यक्ष प्रणाली क्या है। तो अध्यक्ष प्रणाली आपके एक प्रकार की सरकार है जिसमें राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका शाखा का प्रमुख होता है, और उसके पास ही मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करने और बर्खास्त करने का अधिकार होता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका से भी स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके पास जो कानून है उसको वीटो करने की सीमित शक्ति होती है। साथ ही विधायिका भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है, लेकिन यह आपके एक असामान्य घटना होती है। तो इसमें आपका जो अध्यक्ष प्रणाली है इसमें आपका राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति अपना विधायिका से भी स्वतंत्र होता है, लेकिन आपका एक प्रणाली ऐसी होती है, एक आपकी एक अभियोग ऐसा होता है जिससे कि आपका राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसको ही हम आपका महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की क्रिया द्वारा ही हम आपका राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो ये हमने आपका अध्यक्ष प्रणाली देख लिया। अब हम आपका संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्ष प्रणाली के लाभ देख लेते हैं। इसमें आपके कई संभावित लाभ होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले स्थिरता आता है। जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जो कि सरकार में स्थिरता प्रदान करता है। और जो आपकी संसदीय प्रणाली है उसमें सरकार को अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। सेकंड आपका जवाबदेही होती है। जवाबदेही में अध्यक्ष प्रणाली में राष्ट्रपति सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह होता है, जो कि सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। और जो आपकी संसदीय प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, जो कि लोगों के प्रति कम प्रत्यक्ष जवाबदेही पैदा कर सकता है। थर्ड आपका दक्षता आता है। जो अध्यक्ष प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति के पास अपनी नीतियों को लागू करने के लिए अधिक शक्ति होती है, जिससे कि सरकार को अधिक कुशल बनाया जाता है। और जो आपकी संसदीय प्रणाली होगी इसमें प्रधानमंत्री को गठबंधन बनाने और विधायिका से समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। फिर हम आपका शक्ति का प्रतिकरण हो गया। जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली हो गई इसमें हम आपका शक्ति को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित करते हैं, जिससे कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद किया जा सकता है। साथ ही जो आपकी संसदीय प्रणाली हो गई उसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का अधिक विलय होता है, जिससे कि सत्ता के दुरुपयोग की अधिक संभावना हो सकती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्ष प्रणाली के लाभ देख लिए। अब हम आपका ये देख लेते हैं कि जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली है वो आपका मजबूत नेतृत्व प्रदान क्यों करती है। तो जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली है वो आपका सरकार और राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है, क्योंकि इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो सीधे लोगों द्वारा ही चुना जाता है, और उन्हें जनादेश और वैधता की भावना भी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के पास अपनी एक शक्ति होती है जिससे कि वो नीतियों को लागू करने, देश का नेतृत्व करने के लिए मान्य होता है। साथ ही जो आपका यह मजबूत नेतृत्व संकट के समय में या जब त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है तब ये आपका अधिक फायदेमंद होता है। हालांकि हम आपके ये भी देख सकते हैं जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली है उसमें आपका मजबूत नेतृत्व की गारंटी नहीं होती है, या आपका एक कमजोर या अक्षम राष्ट्रपति भी अभी भी सरकार का नेतृत्व कर सकता है, जो कि शक्तियों का प्रतिकरण कभी कभी गतिरोध अक्षमता का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा जो आपका अध्यक्ष प्रणाली हो गई उसमें राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होता है, जिससे कि संघर्ष हो सकता है, खासकर यदि राष्ट्रपति और विधायिका अलग अलग दलों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपका ये हमने देख लिया कि आपकी अध्यक्ष प्रणाली मजबूत नेतृत्व क्यों प्रदान करती है। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका लिखे हैं जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली है उसके आपके कई फायदे हैं, जिसमें आपका स्थिरता, जवाबदेही, दक्षता और शक्तियों का प्रतिकरण आदि आते हैं। और जो आपकी अध्यक्ष प्रणाली है इसमें सरकार और राज्यों को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है, जिससे कि ये जो आपका मजबूत नेतृत्व होता है नेतृत्व की गारंटी नहीं देता, और जिससे कि किसी देश के लिए सबसे अच्छी सरकार की प्रणाली उसकी विशेष परिस्थितियों और जरूरतों पर ही निर्भर करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा।
देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। साथ ही जो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तुलना में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो गया, उसके क्या लाभ है उसके बारे में हम आपका आंसर नंबर 7 में बताना है। साथ ही यह भी बताना है जो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो अन्य प्रणालियों से श्रेष्ठ क्यों है, उसका भी हमें कारण सहित बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखें जो आपका विभिन्न लोकतांत्रिक देश हो गए उनमें आपका विभिन्न प्रकार की चुनाव प्रणाली होती है, उनके आपके विभिन्न प्रकार की प्रणाली होती है। एक आपकी जैसे एफपीटीपी वगैरह हो गए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर वगैरह। इससे अदर भी आपकी कुछ प्रणाली होती है, लेकिन ये आपकी कुछ प्रमुख प्रणाली होती है। इनमें आपके प्रत्येक प्रणाली के अपने अपने फायदे होते हैं और अपने अपने नुकसान होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम आपका इस आंसर में देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद हम आपका सबसे पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की विशेषताएं देख लेते हैं, एफपीटीपी की विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो एफपीटीपी होता है इसमें जो निर्वाचन होता है वो उम्मीदवार में सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है और चुनाव जीतता है। एफपीटीपी प्रणाली में जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा आपका वोट प्राप्त करेगा वही आपका चुनाव जीतेगा, भले ही जो वो उम्मीदवार है जिसको सबसे अधिक वोट प्राप्त हुई है उसको पूर्ण बहुमत का 50% से अधिक भी ना मिला हो, फिर भी आपका वही उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। एफपीटीपी प्रणाली में आपका यही होता है। तो अब हम आपका एफपीटीपी प्रणाली की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र होता है उससे केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सेकंड आपका बहुमत नियम, जिसमें उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही जीत जाता है, भले उसे पूर्ण बहुमत न मिला हो। थर्ड आपका सरल, जो आपकी प्रणाली होती है समझने में और लागू करने में आसान होती है। फोर्थ आपका मजबूत सरकार है, जो एफपीटीपी होती है इसमें आपका दो बड़ी पार्टियों के प्रभुत्व वाली सरकारों की ओर ले जाता है, जो कि स्थिर सरकारें बनाने में सक्षम होती है। फोर्थ आपका भौगोलिक प्रतिनिधित्व आ गया, जिसमें जो एफपीटीपी है वो निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है, जिससे कि प्रत्येक निर्वाचित अधिकारी एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ये हमने आपका एफपीटीपी प्रणाली के आपकी विशेषताएं देख लिया। अब हम आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तुलना में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लाभ देख लेते हैं। तो इसमें आपका कुछ लाभ आते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले स्थिर सरकारें आती है। जैसे कि आपका जो बताया गया है जो आपकी एफपीटीपी होती है इसमें आपको दो पार्टी होती है जिनका प्रभुत्व सरकारों की ओर ले जाता है, जिससे कि हमें आपके एक स्थिर सरकार प्रदान होती है। और जो आपका पीआर होगा, अनुपातिक प्रणाली होगा, इसमें आपके गठबंधन सरकार की ओर ये ले जाती है, जो कि अस्थिर सरकार स्पष्ट करती है। सेकंड आपका सरल होगा, जो आपका एफपीटीपी प्रणाली है वो पीआर प्रणाली की तुलना में समझने में, लागू करने में आसान होती है। थर्ड आपका मजबूत निर्वाचन क्षेत्र संबंध होगा, जो आपका एफपीटीपी होगा वो निर्वाचित अधिकारियों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बीच एक मजबूत संबंध को बढ़ावा देता है, जिससे कि प्रत्येक अधिकारी एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तुलना में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लाभ हो गए। अब हम आपका ये देख लेते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्य चुनाव प्रणालियों से श्रेष्ठतम है, उनको देख लेते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है यह थोड़ा जटिल है, क्योंकि जो आपकी पीआर प्रणाली है उसके आपके कई फायदे भी है और जो आपके अन्य प्रणाली है उनकी तुलना में आपका श्रेष्ठतम है या नहीं, इसको हम ये आपका कई कारकों पर निर्भर करता है, जो कि किसी देश की विशिष्ट परिस्थितियां प्राथमिकताएं शामिल होते हैं। तो अब हम आपके पीआर प्रणाली के कुछ लाभ देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले निष्पक्षता आती है। जो आपकी पीआर प्रणाली होता है इसमें किसी पार्टी को विधायिका में सीटों की संख्या मोटे तौर पर प्राप्त वोटों की संख्या के अनुपात में है नहीं, उसको देखा जाता है। साथ ही आपका पीआर प्रणाली में छोटी पार्टियों और अल्पसंख्यक समूहों के लिए एफपीटीपी की तुलना में अधिक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। सेकंड आपका कम वोट बर्बाद होते हैं। पीआर के तहत आपका एफपीटी की तुलना में कम वोट बर्बाद होते हैं, जिसमें कई वोट उन उम्मीदवारों के लिए होते हैं जो नहीं जीतते हैं। थर्ड आपका आता है अधिक विविध प्रतिनिधित्व। जो पीआर होते हैं उसमें उसके परिणाम स्वरूप विधायिका में अधिक विविध प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, जिससे कि मतदाताओं की व्यापक श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ये हमने आपके पीआर के कुछ लाभ देख लिया। अब हम आपके पीआर के कुछ खामियां देख लेते हैं, कुछ कमियां देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले स्थिर सरकार होती है। पीआर में आपकी गठबंधन की सरकारें बनती है, जिससे कि जो आपकी सरकार है वो आपकी स्थिर नहीं रहती, और जो एफपीटीपी है उसमें आपकी सरकारें कम स्थिर होती है, और जो गठबंधन सरकार है उसको बनाने में समझौते और सौदेबाजी शामिल हो सकते हैं, जो कि कभी कभी असक्षम और लोकप्रिय नीतियों का कारण बन सकते हैं। सेकंड आपका कमजोर निर्वाचन क्षेत्र संबंध आता है, जिसमें जो आपकी पीआर प्रणाली होती है वे उम्मीदवारों और उनमें निर्वाचन क्षेत्रों के बीच संबंध को मजबूर करती है,
और जिससे कि आपके विधायिका किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के बजाय किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आपका जटिलता आता है। जटिलता में आपकी जो पीआर प्रणाली हो गई वो एफपीटीपी की तुलना में अधिक जटिल होती है, क्योंकि इसमें आपकी जो मतदाता होती है उनसे यह पता चलता है कि जो आपके विभिन्न प्रकार के पीआर है उनमें पार्टी सूची पीआर, मिश्रित सदस्य पीआर और एकल हस्तांतरित वोट एफटीवी शामिल होते हैं, जिससे कि प्रत्येक को अपनी बारीकियां देनी पड़ती है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपका एफपीटीपी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ये दोनों ही आपकी लोकतांत्रिक चुनाव प्रणालियां है और इनके अपने अपने ही कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। एफपीटीपी में आपके स्थिरता और मजबूत निर्वाचन क्षेत्र बना रहता है, साथ ही जो आपके पीआर है उसमें आपका निष्पक्षता और विविध प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इनमें आपकी जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो आपके देश की परिस्थिति या उसके लक्ष्यों पर निर्भर करती है। सभी देश की परिस्थिति अलग अलग है, तो उनके लिए आपकी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली भी भिन्न भिन्न होगी। और इसमें हम आपका निष्पक्षता और सभी समूहों का प्रतिनिधित्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे आपका कई लोकतांत्रिक देशों में चुनाव प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाले विशिष्ट प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपका सत्ता अभिजात वर्ग समाज में जनता पर कैसे हावी होती है उसको देखेंगे। साथ ही जो आपका सत्ता अभिजात वर्ग है उसकी क्या विशेषता है और उसका मूल्यांकन हम आपका इस आंसर में करेंगे। साथ ही हम आपका शक्ति कुलीन वर्ग पर भी एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका समाज में शक्ति का वितरण होता है वो आपका एक जटिल और बहस विषय होता है, क्योंकि इसमें आपका जो एक दृष्टिकोण होता है वो व्यक्ति अभिजात वर्ग सिद्धांत यह मानता है कि जो शक्ति है वो कुछ लोगों के एक छोटे असंगत समूह में केंद्रित होती है, जो कि समाज के अधिकांश लोगों पर हावी होती है। और ये आपका जो निबंध है ये शक्ति अभिजात वर्ग की अवधारणा, विशेषता और मूल्यांकन की जांच करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे सत्ता अभिजात वर्ग समाज में जनता पर कैसे हावी होती है। तो इसमें आपके कई तंत्र होते हैं जिनके माध्यम से समाज पर वो हावी होती है। इसमें आपका सबसे पहला आता है संस्थागत शक्ति, जो कि आपकी शक्ति होती है वो अभिजात वर्ग प्रमुख संस्थानों जैसे कि सरकार, सेना, निगमों और मीडिया में पदों पर काबिज होती है। और जो आपकी इनकी शक्ति होती है वो उन्हें नीति और निर्णयों को आकार देने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे कि पूरे समाज को प्रभावित किया जाता है। सेकंड आपका आर्थिक शक्ति, जिसमें जो शक्ति होती है वो अभिजात वर्ग के पास अक्सर धन और संसाधनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जिससे कि उन्हें राजनीतिक अभियान को निधि देने, लोभनीय प्रयासों का प्रभावित करने या जो भी उनके हित हो गए उन सभी को बढ़ावा देने वाले संस्थानों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। थर्ड आपका वैचारिक शक्ति आता है, जिसमें जो शक्ति है वो अभिजात वर्ग शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे संस्थानों के माध्यम से उन विचारों और मूल्यों को आकार देने में मदद करती है जो कि आपके समाज में प्रचलित होते हैं। और ये आपका प्रभुत्वशाली विचारधाराओं को कायम रखने और उन लोगों के लिए चुनौती देना कठिन बना सकता है जिनके पास आपका शक्ति कम होती है। फिर आपका आता है सामाजिक नेटवर्क, जिसमें आपका जो शक्ति है वो अभिजात वर्ग घनिष्ठ सामाजिक नेटवर्क बनाता है, जिससे कि जो उनकी शक्ति है उसको और मजबूत बनाया जाता है। और ये आपका नेटवर्क के सदस्य जानकारी, संसाधन और अक्सर साझा करते हैं, जिससे कि उनके लिए समाज के शीर्ष पर बने रहना आसान हो जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका सत्ता अभिजात वर्ग समाज में जनता पर कैसे हावी होते हैं उसको देख लिया। अब हम आपका सत्ता अभिजात वर्ग की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता में आपका सबसे पहले छोटा आकार आता है। जो आपका अभिजात वर्ग है उसमें आपका शक्ति का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह होता है, जो कि तुलना में आपका उस जनसंख्या के जिस पर वे शासन करते हैं। सेकंड आपका असंगतता होता है। जो आपके अभिजात वर्ग के सदस्य होते हैं वो आपके विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं और जिसके लिए उनके पास साझा हित और मूल्य होते हैं और जो उन्हें एक साथ बांधते हैं। थर्ड आपका सांसने की स्थिति आता है। जो अभिजात वर्ग है उसके सदस्य प्रमुख संस्थानों में शक्तिशाली पदों पर होते हैं। साथ ही फिर आपका धन और संसाधन आता है, जिसमें अभिजात वर्ग के पास अक्सर पर्याप्त धन और संसाधनों तक पहुंच होती है। फिर आपका वैचारिक प्रभाव आता है, जिसमें जो अभिजात वर्ग के पास समाज में प्रमुख विचार और मूल्य है उनके आकार देने की क्षमता होती है। एक आपका सामाजिक एकजुटता आता है, जिसमें अभिजात वर्ग के सदस्य घनिष्ठ सामाजिक नेटवर्क द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हमने आपका शक्ति अभिजात वर्ग की विशेषता देख ली। अब हम आपका शक्ति अभिजात वर्ग का एक मूल्यांकन कर लेते हैं, जिसमें जो आपके शक्ति अभिजात वर्ग है इसकी आपके कई प्रकार से आलोचना होती है। इसमें आपका कुछ आलोचक कहते हैं कि यह आपका बहुत नियतिवादी है, क्योंकि यह मान लेता है कि व्यक्ति शक्तिहीन है। और दूसरे कुछ आलोचक कहते हैं कि आपका शक्ति के बहुत बहुलवादी दृष्टिकोण को नजरअंदाज करता है, जो कि कहता है कि शक्ति समाज में अधिक व्यापक रूप से वितरित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो आपका शक्ति अभिजात वर्ग सिद्धांत है वो समाज में शक्ति की गतिशीलता को समझने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है। इससे हमें उन तरीकों का पता चलता है जिनसे शक्तियाँ कुछ लोगों के एक छोटे समूह में केंद्रित हो सकती है
और यह एकाग्रता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण निर्धारित हो सकती है। तो ये हमने आपका शक्ति अभिजात वर्ग का मूल्यांकन कर लिया। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपका शक्ति अभिजात वर्ग सिद्धांत है, यह आपका एक जटिल और विवादास्पद विषय है, क्योंकि इसमें जो कुछ सीमाएं भी होती है इसकी, क्योंकि ये आपका समाज में शक्ति की गतिशीलता को समझने के लिए उपयोगी उपकरण है। साथ ही हमें उन तरीकों के बारे में बताता है जिनसे शक्ति कुछ लोगों के एक छोटे समूह में केंद्रित हो सकती है, और ये आपका एकाग्रता लोकतांत्रिक मूल्य के लिए निहितार्थ भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, ध्यान आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपका जो आज का समय है उसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड देखेंगे, साथ ही सत्तावाद क्या है उसको देखेंगे, और उदाहरण के साथ बताए कि कैसे सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका आज का समय है, यह आपका दुनिया भर में कई अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है आज के समय में, और जो आपकी प्रणाली है इन सभी का आपका बांटने के आपके विभिन्न प्रकार के तरीके भी है, और ये बांटने के तरीके के लिए आपके उपयोग किए जाने वाले मानदंड राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकृति और संचालन को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम आपका राजनीतिक व्यवस्था के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड, सत्तावाद की अवधारणा और सत्तावाद और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के बीच अंतर पर चर्चा करेंगे। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका देख लेते हैं जो आपका आज का समय है उसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड क्या है। तो इसके आपके कुछ महत्वपूर्ण मानदंड तय किए गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले लोकतंत्र का स्तर आता है। जो आपका यह मानदंड होता है राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी डिग्री को मापता है। साथ ही ये आपका लोकतंत्र में नागरिकों के पास अपने नेताओं को चुनने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण अधिकार होता है। यह आपका सत्तावादी व्यवस्थाओं में नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में सीमित या कोई भूमिका नहीं होती है। सेकंड आपका शक्ति का वितरण आता है, जिसमें आपका जो मानदंड होता है राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण को मापता है, और जिससे कि कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में शक्ति एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के पास केंद्रित होती है, और जो आपके अन्य राजनीतिक व्यवस्था होगा उनमें आपकी जो शक्ति होगी वो अधिक व्यापक रूप से वितरित होती है। फिर आपका आता है नागरिक स्वतंत्रता की सीमा, जिसमें जो आपका मानदंड होता है राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों द्वारा आनंदित अधिकारों और स्वतंत्रता की डिग्री को मापता है, जिससे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह आमतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों के विस्तार श्रृंखला की गारंटी देता है। इसमें आपका सत्तावादी व्यवस्थाएं आ गई जो कि इन अधिकारों को सीमित या नकार सकती है। फिर हम आपका देख लेते हैं कानून का शासन। इसमें आपका डिग्री उस डिग्री को मापता है जब देश तक की सरकार और नागरिक कानून के तहत समान रूप से शासित होते हैं, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वे कानून का शासन का एक मौलिक सिद्धांत होती है। साथ ही में सत्तावादी व्यवस्था में शासक कानून से ऊपर हो सकती है। फिर आपका एक आर्थिक प्रणाली आता है, जो आपका यह मानदंड होता है देश की आर्थिक प्रणाली को भी मापता है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं, और जो बाजार अर्थव्यवस्था हो गई उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। साथ ही जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई उसमें सरकार उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो इसी प्रकार से हमने आपका आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड देख लिए। अब हम आपका सत्तावाद देख लेते हैं। सत्तावाद क्या है? तो सत्तावाद किसी विशेषता, सीमित राजनीतिक प्लूरम, कमजोर राजनीतिक भागीदारी और एक नेता या छोटे समूह द्वारा शक्ति का केंद्रीकरण होता है। जो सत्तावादी शासन होता है इसको चुनाव करा सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते हैं, क्योंकि वे आपका असंतोष को दबाने के लिए दमन का उपयोग करते हैं, और साथ ही वे नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को सीमित भी करते हैं। तब हम आपका सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बीच अंतर देख लेते हैं। इसके बीच आपके कई महत्वपूर्ण अंतर है, जिसमें हम आपका सबसे पहले विशेषता देखें, फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखें और फिर सत्तावादी शासन व्यवस्था देखेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र का स्तर देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये उच्च होता है और सत्तावादी शासन व्यवस्था में ये निम्न होता है। फिर आपका शक्ति का वितरण देख लेते हैं। यह आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यापक रूप से वितरित होती है, और सत्तावादी शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति या छोटे समूह पे केंद्रित होती है। फिर हम आपका नागरिक स्वतंत्रता की सीमा देख लेते हैं। यह आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यापक होती है, और यह आपका सत्तावादी शासन व्यवस्था में सीमित होती है। फिर कानून का शासन देते हैं। यह आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मजबूत होती है और सत्तावादी शासन व्यवस्था में कमजोर होती है। राजनीतिक भागीदारी देख लेते हैं। आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उच्च होती है, और राजनीतिक शासन व्यवस्था में आपका सत्तावादी शासन व्यवस्था में आपके निम्न होती है। चुनाव देख लेते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, और सत्तावादी शासन व्यवस्था में आपका स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं होते हैं। असंतोष देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आपका सहन किया जाता है, और सत्तावादी शासन में आपका दबा दिया जाता है।
तो इसी प्रकार से हम आपका ये हमने अंतर देख लिया। अब हम आपका एक उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण में अब आपका देखें, जो आपकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जैसे कि आप जानते ही है। यह आपका नियमित चुनाव भी कराता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसमें है। सेकंड आपका सत्तावादी शासन व्यवस्था आता है। इसमें आपके चीन की वो सत्तावादी शासन व्यवस्था आती है, जिसमें आपका कम्युनिस्ट पार्टी देश पर एकछत्र राज करती है। वे ही सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करती और नागरिकों के अधिकार सीमित रहते हैं। तो ये हमने आपका उदाहरण देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लें। निष्कर्ष में हम आपका ये देखेंगे, जो आपके राजनीतिक व्यवस्था है उसको मापने के लिए आपके कई प्रकार के मानदंड है, जिसमें आपका लोकतंत्र का स्तर, शक्ति का वितरण, नागरिक स्वतंत्रता की सीमा, कानून का शासन और आर्थिक प्रणाली आदि आते हैं। और जो आपका सत्तावाद हो गई, ये आपके एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो गई, जिसकी विशेषता सीमित राजनीतिक प्लूरम, कमजोर राजनीतिक भागीदारी और नेता या छोटे समूह द्वारा शक्ति का केंद्रीकरण है। और सत्तावादी और लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, इनके बीच आपके महत्वपूर्ण अंतर है, जिसमें आपका लोकतंत्र का स्तर, शक्ति का वितरण, नागरिक स्वतंत्रता की सीमा, कानून का शासन, राजनीतिक भागीदारी, चुनाव असंतोष आदि होते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आपका कुछ शब्दों पर टिप्पणी करनी है, जिसमें आपका सबसे पहला था अमेरिका और ब्रिटेन के लोकतंत्र में अंतर करना है। फिर आपका मिश्रित चुनाव प्रणाली के बारे में बताना है, सुरक्षा राज्य के बारे में बताना है और ऐतिहासिक उपागम और सर्वाधिकारवाद के बारे में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका अमेरिका और ब्रिटेन के लोकतंत्र पे अंतर देख लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो आपका अमेरिका और ब्रिटेन है, ये दोनों ही आपके लोकतांत्रिक देश है। इसमें जो आपकी जो शासन प्रणाली है वो आपकी भिन्न भिन्न है, क्योंकि इसमें आपके विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। जो आपके अमेरिका, इसमें आपका अध्यक्ष प्रणाली है, जहाँ राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं और यही आपका निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। और जो आपका ब्रिटेन होगा, इसमें आपका एक संसदीय प्रणाली है, जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और यही आपका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और जो आपका ब्रिटेन है, इसमें आपका राज्य का प्रमुख एक सम्राट होता है, जिसकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक होती है। और जो आपका अमेरिका होगा, इसमें आपका एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, जो कि कानूनों, परंपरा और ऐतिहासिक सम्मेलनों से बना है। तो ये हमने आपका अमेरिका और ब्रिटेन के लोकतंत्र में अंतर देख लिया। अब हम आपका सेकंड मिश्रित चुनाव प्रणाली देख लेते हैं। जो मिश्रित चुनाव प्रणाली है, ये आपकी इसमें आपका पीआर और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपीटीपी दोनों प्रकार की चुनाव प्रणालियां मिश्रित होती है और ये आपके दोनों ही प्रणालियों के तत्वों को जोड़ती है। इसमें हम आपको कुछ सीटों को एफपीटीपी का उपयोग करके चुनते हैं और जो आपकी अन्य सीट होती है उनका हम पीआर का उपयोग करके चुनते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो दोनों प्रणालियों के लाभों को जोड़ना, जैसे कि एफपीटीपी की स्थिरता और पीआर की निष्पक्षता को जोड़ना। साथ ही आपका जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे देशों में अपनाई जाती है। तो ये हमने आपका मिश्रित चुनाव प्रणाली देख लिया। अब हम आपका सुरक्षा राज्य देख लेते हैं। तो सुरक्षा राज्य आपका एक प्रकार का ऐसा देश होता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की एक प्राथमिक चिंता होती है। और जो सुरक्षा राज्य, इसमें सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के बदले में सुरक्षा पर जोर देती है। सुरक्षा राज्य आपका अक्सर निगरानी, सेंसरशिप और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के बढ़े हुए स्तर से जुड़ा होता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें आपके 9/11 की जो आतंकवाद की घटना हुई थी, उसके बाद से सुरक्षा राज्य के कुछ पहलुओं को लागू किया गया है। तो ये हमने आपका सुरक्षा राज्य देख लिया। अब हम आपका ऐतिहासिक उपागम देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक उपागम आपका राजनीतिक घटना और संस्थाओं को समझने के लिए एक आपका ऐतिहासिक संदर्भ होता है। जो आपका उपागम होता है, इसमें हम आपका वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं के अतीत के घटनाओं प्रक्रियाओं द्वारा आकार दी गई उसको देखते हैं और साथ ही इतिहास का अध्ययन करके जब हम उन्हें बेहतर ढंग से समझते हो तो उसको देखते हैं। ऐतिहासिक उपागम का उपयोग हम आपका अक्सर तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। तो ये आपका ऐतिहासिक उपागम हो गया। अब हम आपका सर्वाधिकारवाद देख लेते हैं। तो सर्वाधिकारवाद आपके एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, जिससे कि जो आपकी विशेषता है वो राज्य का लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है। और सर्वाधिकारवाद में आपका जो शासन है वो सभी पहलुओं पर नियंत्रण करता है, जिसमें कि आपकी अर्थव्यवस्था, मीडिया, शिक्षा और संस्कृति शामिल होती है। वही आपके असंतोष को दबाने के लिए दमन और प्रचार का उपयोग करते हैं और वही आपके व्यक्तिगत स्वतंत्र और नागरिक अधिकारों को नकारते हैं। जो आपका सर्वाधिकारवादी शासन हो गया, उसके उदाहरण में आपका नाजी जर्मनी, सोवियत संघ और वर्तमान में उत्तर कोरिया जैसे आदि देश हो गए। तो ये हमने आपका सर्वाधिकारवाद भी देख लिया। तो ये हमने आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। तो ये थे आपके ऐसे 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो यही सिंगल वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें ही आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो, आपको अदर किसी वीडियो की देखने की नीड नहीं होती है और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स प्राइस ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने आए तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देन आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। तो अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।